हाय एवरीवन, दिस इज रत्ना सिंह। वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन सब चीजों पर जो ये टॉपिक है, हमारी मूल अवधारणाएं हैं, इन पर हमने जो है क्वेश्चंस रखे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीज तो सबसे ज्यादा आपकी जो स्टेटमेंट होते हैं विचारकों के, वो आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं और पेपर में कोई ना कोई जो है इस टॉपिक से कोई ना कोई आपको परिभाषा देखने को मिल ही जाती है। तो उसी पर आज सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, इसका काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पढ़ते ही आते हैं। और हमने आईआर जो है कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी आप जो वीडियोस वो प्लेलिस्ट में लगी हुई है। बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। चैनल पर विजिट करके भी आप जो है वो प्लेलिस्ट ले सकते हैं। तो वहां से आप जो है वो पूरा अगर देख लेंगे तो आपका आईआर में बहुत पकड़ बन जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर टॉपिक हैं वो उसमें कवर किए हैं हमने। कॉन्सेप्चुअल भी हैं और फैक्चुअल भी हैं, सारे हर टाइप के हमने वहाँ कवर किए हैं। अब हम जो है देख रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं राजनीतिक थ्योरी में। इसमें कल हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। आज हमारा जो है स्वतंत्रता हो गया, न्याय, अधिकार, ये सारी चीजें हम लेकर के आज देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन किसका है? मार्क्स का है या फिर लेनिन का है या फिर माओ का है या फिर ग्रामसी का है? तो ये कथन जो है लेनिन के द्वारा कहा गया है। लेनिन महोदय ने ये कथन कहा है। इस पार्ट से आपको जो है स्टेटमेंट बहुत देखने को मिलेंगे। इसमें स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है भी और थ्योरी में स्टेटमेंट होते भी हैं, लेकिन इस पार्ट से आपको पेपर में कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हमने आज के जो इस वीडियो में बहुत ज्यादा रखे हैं, तो थोड़ा सा देख लेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्राचीनतम सिद्धांत की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास राजनीतिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यदि प्राचीनतम की बात करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है ये प्राचीनतम हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे पुरानी स्वतंत्रता है। ये ऐसा माना जाता है कि जब राज्य वगैरह नहीं थे, तब जब और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहता था, तो उसमें जो ये स्वतंत्रता तब से है ये। और ये क्या है? प्रकृति की ओर से लोगों को प्रदान की गई है। प्राकृतिक है तो प्रकृति की ओर से लोगों को प्रदान की गई। हॉब्स के अगर बात करें तो हॉब्स इसको स्वच्छंदता का नाम देते हैं, यानी कि जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, ऐसी ऐसी स्वतंत्रता से इसको, यानी कि जंगल की, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जंगल की स्वतंत्रता से संबंधित करते हैं इसको हॉब्स। ठीक है, और ये स्वतंत्रता क्या है कि जो व्यक्ति है उसके कार्यों में किसी भी प्रकार का विरोध, बाधा ना उत्पन्न की जाए, वही प्राकृतिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। सेशन को सभी जो है जितने लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए। और देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है क्या है? राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, गरीब का हित, जाति का हित। तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य ही है कि पूरे समाज का हित हो। पूरे समाज के जो लोग हैं उनको उनकी क्षमता के अनुसार क्या मिले, उनकी जो है विकास के अवसर मिले, उनके अधिकार जो हैं वो मिले। तो यही है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो ये पूरे समाज का हित, इसका लक्ष्य क्या होता है? पूरे समाज का हित हो। समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी का हित इसमें समाहित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किसने कहा स्वतंत्रता अच्छे शासन का विपर्याय है? किसने कहा है? लास्की ने कहा है, बार्कर ने कहा है, सीले ने कहा है या फिर कांट ने कहा है? तो स्वतंत्रता अच्छे शासन का विपर्याय है या फिर विलोम आ जाता है, कहीं कहीं पर ये विलोम भी पूछ लेता है। तो ये किसके? सीले के द्वारा कहा गया है ये सेंटेंस। और वेरी जितने भी सेंटेंस यहाँ पे रखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? वो किसने कहा था? प्लेटो ने कहा,
अरस्तु ने कहा, हेगल ने कहा या फिर हॉब्स ने कहा? तो ये कहने वाले जो अरस्तु हैं, अरस्तु क्या कहते हैं कि जो समानता है, कहते हैं ये हो ही नहीं सकती, अप्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति ने जो है असमान बनाया है लोगों को। तो यहाँ पर समानता कह दीजिए कि सब लोग एक समान हो जाएं, तो ऐसा अप्राकृतिक हो जाएगा, तो उसको ये अप्राकृतिक मानते हैं और अवांछनीय भी मानते हैं। ठीक है, इन्होंने इसीलिए जो है दासता को प्राकृतिक माना है। कुछ लोग कहते हैं कि शासन करने के लिए होते हैं और कुछ मतलब शासन को यानी कि ऑर्डर फॉलो करने के लिए होते हैं, ऐसा ये मानते हैं। और दास को मालिक और दास दोनों के लिए बेनिफिशियल बताया है, ताकि दास मालिक के साथ रह के थोड़ा बुद्धिजीवी हो जाएगा, और मालिक क्या करेगा, जब दास मालिक के छोटे-छोटे काम कर लेगा तो मालिक को जो उसका मेन काम है उसमें और अच्छा वो अपना क्या कर पाएगा कि समय दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ अरस्तु के अकॉर्डिंग है ये। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन में आपके पास है डी टॉकविले, एफ ए हेयक, आर एच टानी और आइजिया बर्लिन। तो यहाँ पर जो आर एच टानी है, यही ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, पूरक में मैकाइवर भी आ जाएंगे, ठीक है, मैकाइवर आ जाएंगे, लास्की आ जाएंगे, ये सभी क्या है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। आर तो है ही यहाँ पर ऑप्शन में। और इनका एक फेमस कथन है कि समानता की बड़ी मात्रा जो है स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के पूरक है। ऐसा जो है आरिस्टानी का एक कथन भी है फेमस, कि जो समानता की बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के पूरक है, उसका जो है आवश्यक है, उसकी समानता की जो है बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर के वो आवश्यक है, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ये इनका एक फेमस कथन है। जबकि डी टॉकविले, एफ ए हेयक और लॉर्ड एक्टन ये सब क्या मानते हैं, ये सब मानते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये बहुत फेमस है, इनका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजा बर्लिन ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए आइजा बर्लिन के विचार क्या है वो आपको देखना है। बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। बी कह रहा है, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधित कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। सी कह रहा है, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा क्या कह रहा है। बर्लिन ने तर्क दिया कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकार्यों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ये बर्लिन के तर्कों से बिल्कुल मेल खाता हुआ है। ये कहते हैं, इनकी पूरा कथन है कि स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो भी कार्य करने में सक्षम है उसे वह कार्य करने में उसको जो है किसी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े, तो इसको ये स्वतंत्रता मानते हैं, जिसे करने की उसकी इच्छा है। यानी कि जो व्यक्ति सक्षम है और करने की इच्छा रखता है जो भी कार्य, तो उसको करने में किसी प्रकार की बाधा ना डाली जाए, उसी को ये क्या मानते हैं, स्वतंत्रता मानते हैं, बर्लिन। ठीक है, और आइजैक बर्लिन की बात करें तो इन्होंने दिया था टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी दिया था। इसमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को फिर से जो है क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो जो इनकी टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी थी, इनकी बुक टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी थी, तो ये कब आती है, 1958 में आती है। ठीक है, ये इनकी बुक जो है 1958 में आती है, और इसी में इन्होंने जो है जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किया, लेकिन इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को जो है प्रमुखता दी है। उसके बाद इसमें जो संशोधन किया इन्होंने, और 69 में अगेन इनकी बुक आती है, कौन सी, 4 एसेस ऑन लिबर्टी। तो इनकी जो दूसरी आती है वो आती है 4 एसेस ऑन
लिबर्टी। ये इनकी फिर दूसरी पुस्तक आती है जिसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं, जो ऑन लिबर्टी में कॉन्सेप्ट में जो देते हैं उसमें थोड़ा संशोधित रूप इसका क्या फोर एसेज ऑन लिबर्टी में आता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि नकारात्मक और स्वतंत्रता को दो घटकों में किसने विभाजित किया, तो दो घटकों में यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक में विभाजित करने वाले ये आइजैक बर्लिन ही है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये इनकी दो पुस्तक है जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है, और साथ में एक ये भी फैक्ट है कि दो घटकों में स्वतंत्रता को दो घटकों में विभाजित करने वाले आइजैक बर्लिन ही हैं। तो ये दो तीन चीजें इनके बारे में याद कर लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा मतलब मोस्टली यहीं से फंसते हैं इनके, बस इतनी से ही फंस जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8वां है ये, और देखेंगे क्या कह रहा है कि किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं। मैग्ना कार्टा ने, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, या फिर मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का फ्रेंच घोषणा पत्र, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। तो सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, इसी में जो है इसको घोषित किया गया था। और किसके द्वारा ये लिखा गया था घोषणा पत्र, अगर बात करें तो ये घोषणा पत्र लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये जो जेफरसन थे उनके द्वारा लिखा गया था। जेफरसन के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और ये घोषणा पत्र आता कब है या लिखा कब जाता, तो जो 1776 में जो ये अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र घोषित किया जाता है। तो ये घोषित कब किया जाता है, 1776 में ये घोषित भी कर दिया जाता है। और इनका जेफरसन महोदय का एक फेमस कथन है, हे ईश्वर, हमें जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दी है। तो ये जेफरसन का ही फेमस कथन है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने जीवन दिया स्वतंत्रता भी दी है उसी ने। ये शॉर्ट फॉर्म है लेकिन मेन इसका जो जस्ट है यहीं से निकलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता भी दी। चले, ये इनका जो है कीवर्ड्स हो गए जो जेफरसन का कथन है स्वतंत्रता के बारे में, फेमस कथन है ये। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं, प्राकृतिक अवस्था से प्रभावित हैं, या आर्थिक असमानता से प्रभावित हैं, या फिर अज्ञानता से, या स्वहित से। तो जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है इसमें स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो अज्ञानता का आवरण इससे प्रभावित है, यानी कि किसी जो व्यक्ति कोई कानून बना रहा है किसी समाज के लिए, तो उसको खुद नहीं पता है कि उसकी स्थिति उस समाज में क्या होगी, या फिर अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति क्या है। तो यानी कि अज्ञानता का आवरण पूरा पड़ा रहता है, तो इस स्थिति से प्रभावित रहते हैं। रॉल्स ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझे कि उसको, जो व्यक्ति कानून बना रहा है तो उसको ऐसा समझे, इतना तटस्थ रहे कि उसको खुद को भी ना पता हो, ऐसा मतलब फील करे कि हम समाज में कौन सा हमारा पद होगा, क्या हमारी स्थिति होगी, तभी वो राइट नियम कानून बना पाएगा किसी समाज के लिए। और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी से ही उठते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा, आपका जो लेवल होता है पीजीटी का दे रहे हैं तो उसके एमए से, जो एमए का कॉन्सेप्ट होता है वहां से उतने उस लेवल तक ले जाते हैं। यदि आप पीजी दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन के लेवल पर रखते हैं। इस तरह से उसका लेवल अप डाउन होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहाँ से उठते हैं, यहाँ से आपके एनसीईआरटी से ही उठते हैं। बीपीएससी का पेपर देखिए, उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, संविधान है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कम ही जो है कोई थ्योरी पार्ट है या बहुत कम हो गया है, और जो भी है वो आपके एनसीईआरटी से लेकर के उसका लेवल अप कर दिया गया है ज्यादातर। फिर तो कुछ तो रहता ही है यहाँ वहां से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति
लोगों को अनुदान देती है। सी कह रहा है यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। जबकि डी कह रहा है यह मानता है कि अधिकार क्या है, सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। ठीक है, तो कौन सा है, अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पर जो निर्देशात्मक राज्य है ये कैसा है, ये मतलब राज्य को कैसा है कि निर्देशात्मक सिद्धांत, ये राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है और परंपरागत और ऐतिहासिक उपज के रूप जो परंपरागत और ऐतिहासिक उपज मानता है राज्य को। और क्या कह ये राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य जो है जन कल्याण के कार्य करेगा। तो ये सब जो है निर्देशात्मक सिद्धांत की बातें हैं। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। तो वही आ गया जो ऐतिहासिक और परंपरागत प्रक्रिया का उत्पाद मानता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कभी सेंटेंस मतलब आपका चेंज हो सकता है कि ये जो है जन कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा रखता है, और ये भी कह सकता है कि ये सकारात्मक जो है भलाई की सकारात्मक राज्य को क्या है, सकारात्मक अच्छाई मानता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। ये काफी फेमस है कथन है, और है किसका ये ऑप्शन आपके यहाँ जॉन लॉक है, जेरेमी बेंथम है, एलन रूसो है और यशायाह बर्लिन यानी आइजिया बर्लिन भी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अभी अभी इनके बारे में बात की कि इन्होंने 1958 में इनकी टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी पुस्तक आती है। फिर उसको संशोधित करते हुए 1969 में फॉर एसेस ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक आती है। इसमें इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों की बात की है। ठीक है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता को इन्होंने प्रमुखता दी है और बोला है स्वतंत्रता वो है जिसमें ना कोई राज्य बाधा करे, जो व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है और करने में सक्षम है, करने की उसकी इच्छा है, वो कार्य वो कर सकता है। ना राज्य जो है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा और ना ही व्यक्ति उत्पन्न करेगा। इस तरह की स्वतंत्रता को ये स्वतंत्रता मानते हैं। और स्वतंत्रता को नकारात्मक एवं सकारात्मक 2 घटकों में विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये सारी बातें हमने की थी, अभी फिर कर ली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो सेशन को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर दें। ठीक है, सभी जो है लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। हेरोल्ड-लॉर्स्की से संबंधित है। क्या कह रहे हैं कि हेरोल्ड-लॉर्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है। यहाँ पर राजनीतिक समानता की बात हो रही, सेंटेंस में से निकालना है कौन सा है। राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो कि उस शक्ति का प्रयोग करता है, वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। बी कह रहा है राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। सी कह रहा है न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक समानता अर्थहीन हो सकती है। डी कह रहा है कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून कुछ विशेष प्रवृत्तियों में तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा जो है सही है वो आपको देखना है। देखो यदि हम लास्की के अनुसार देखें कि राजनीतिक समानता क्या है, तो ये मानते हैं कि जो आज के लोकतांत्रिक समय में क्या है कि किसी भी विशेषाधिकार को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सभी व्यक्तियों को उनका जो है खुद का विकास करने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें जो लोग इस समाज की राजनीतिक समानता के बारे में लास्की के अनुसार जरूरी हैं। और रंग भेद, जाति, वंश इन सब के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए और जो है विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपना जो है समुचित विकास कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें लास्की की जो है मेन कॉन्सेप्ट है वो केंद्र है और उसी को घुमा फिरा के पूछते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, उनके हिसाब से कौन से तर्क यहाँ पर सही है वो आपको देखने हैं। पहला कह रहा है कि सभी व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। फिर दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति को जो उसके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए।
उसकी स्वायत्तता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। तीसरा कह रहा है कि राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है, इसकी शक्तियां इसके कार्यों के अनुपात में हैं। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर सही? यहाँ पर जो है आपका ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गतिविधियों का केंद्र है, तो व्यक्ति जो है गतिविधियों का केंद्र है और व्यक्ति को जो उसके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते पूर्ण यहाँ पर जो उसके हित में है का पूर्ण आभास होने के नाते उसका क्या सही है क्या गलत है, यानी कि खुद पे सेल्फ कंट्रोल होना, सेल्फ स्वतंत्रता का वो उपयोग तो कर रहा है बट साथ में उसको आभास है कि क्या उसके हित में है। ठीक है, तो वो सब चीजों को लेते हुए उसकी स्वतंत्रता, उसको अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो ग्रीन वाली बात आ गई कि स्वतंत्रता तो है लेकिन सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति को अपने आप जो है करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने के माध्यम है। और तो राज्य क्या है? एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है कि राज्य के द्वारा या राज्य की सहायता से कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसकी शक्तियां इसके कार्यों के अनुपात में है। वो सारी बातें सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। वर्गों के उन्मूलन, देखो यहाँ पर जो है इसको आप कर लीजिए, वर्गों के उन्मूलन को अंडरलाइन कर लीजिए और समान सामाजिक परिस्थिति के रूप में परिभाषित किसने किया है? यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस में परिभाषित की गई है, यानी कि जो नीचे ये विचारधाराएं हैं इनमें। तो एंजल्स के दर्शन या रोजा लग्जमबर्ग का दर्शन है या मार्टिन लूथर किंग का दर्शन है या मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन है। तो देखो वर्गों का उन्मूलन और समान सामाजिक स्थिति की बात मार्क्सवादियों में ज्यादातर की जाती है, तो यहाँ मार्क्सवादी लेनिनवादी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो है समाज जो संसाधन है उसमें सबका समान अधिकार हो उत्पादन के साधनों पे और कोई बुजुर्गा वर्ग ना हो, कोई सर्वहारा वर्ग ना हो। ठीक है, और वर्गों का उन्मूलन हो जाना चाहिए, यानी कि सभी के स्तर सभी के लेवल बराबर हो, समाज में कोई बड़ा छोटा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा आने की उम्मीद है पीजीटी में, फैक्चुअल बहुत कम आएंगे। तो अब कॉन्सेप्चुअल पर आप अपनी पकड़ बनाते रहिए। क्या है निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं का तर्क है? वे जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होश पूर्वक, जो वर्ड थोड़ा सा अटके से लगे उनको तुरंत सर्कल कर लो, होश पूर्वक तर्क संगत रूप से चुनना होगा। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता है बट होश पूर्वक तर्क संगत। आगे है सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यापक बनाने की एक अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। तो ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं? कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? तो देखो ये तीनों ही सही हैं। जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, तो ये तीनों ही सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर देंगे और इसमें कमेंट जो है आपका पक्का आना चाहिए। क्वेश्चन जो है आपको कितने समझ में आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, आगे कौन सा टॉपिक आपका जो है किस टॉपिक पे पकड़ ढीली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आगे बना दूंगी। ठीक है, और इसमें जो आपको टफ लगता है या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो उसका भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता का है या सामाजिक समानता का है, राजनीतिक समानता का है या फिर आर्थिक समानता का है? देखो यहाँ पर जो सामाजिक समानता जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, और सामाजिक समानता का अर्थ क्या है कि यहाँ पर किसी को विशेषाधिकार ना मिले, यानी कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग ना हो, सभी को गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जीने का वहां पर हक हो, यानी कि अवसर मिले और सभी की सहभागिता हो ताकि वो सभी लोग जो है अपने आप को समाज का अंग अभिन्न अंग समझ सकें। तो ये सब जो है सामाजिक समानता के कुछ लक्षण होते हैं और यही जो है यही है सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए
संस्थानों का समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता है? तो ये सामाजिक समानता है। वही बात यहाँ पर की जा रही है। सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कॉन्सेप्चुअल तो और भी इजी होता है। बस आपको जो है थोड़ा-सा शांत रह कर के अच्छे से उसको पकड़ना है। क्या कहना चाह रहा है, वो क्या आपसे निकलवाना चाह रहा है, तो वो पकड़ लेना है और जैसे ही वो पकड़ेंगे आपका राइट टिक जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल तो और इजी होते हैं, फैक्चुअल फिर भी आपको कितना ही लर्न करेंगे, बहुत फैक्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल तो अच्छा होता है, बस थोड़ा-सा आपको वहाँ पर सावधानी से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। आगे क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरा कारण है। इसको छोड़ते हैं और देखते हैं, सीधा अभिकथन पर आते हैं। क्या कह रहा है? अधिकार वास्तव में वे दावे हैं, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं। क्या कह रहा है? अधिकार वास्तव में दावे हैं, लेकिन प्रत्येक दावा जो है अधिकार नहीं है। कारण बता रहा है कि एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे मान्यता नहीं दी गई है, अगर इसे लागू नहीं किया गया जाता है तो भी यह अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है ए जो है सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं कि जैसे कि कहा गया है कि अधिकार वास्तव में दावे हैं। अधिकार दावे, जो दावे होते हैं अगर उसको समाज स्वीकृत दे देता है और राज्य उसको संरक्षण दे देता है तो क्या वो अधिकार में तब्दील हो जाते हैं। तो क्या है, अधिकार दावे हैं, तो जितने भी अधिकार होते हैं सब दावे हैं, क्योंकि सबसे पहले दावा है, फिर सामाजिक स्वीकृत, उसके बाद जो है राज्य का संरक्षण, तब वो अधिकार होते हैं। तो प्रत्येक अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है? दावे से होती है। लेकिन क्या जो प्रत्येक दावा वो अधिकार है? तो लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं। हम कोई भी नाजायज दावा कर दें और समाज उसको स्वीकृत नहीं देगा और राज्य उसको संरक्षण नहीं देगा, तो क्या वो हमारा अधिकार बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो प्रत्येक दावा जो है अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक अधिकार जो है दावा है। तो इसको जो है समझे, यहाँ पर यही मजा है, जो कॉन्सेप्चुअल में यही मजा है कि आप अगर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के उसका निचोड़ ले रहे हैं, सार समझ रहे हैं, तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? और आर जो है बिल्कुल एक दावा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे समाज जो है मान्यता नहीं, समाज के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और लागू यानी कि राज्य के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया है, तो वो अधिकार नहीं बनेगा। तो दोनों ही यहाँ पर ये बी ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ये अपन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत का प्रस्तावक है? न्याय के सामाजिक सिद्धांत, तो न्याय के क्षेत्र में सामाजिक संविदा किसने की थी? ठीक है, सबको पता होगा। चलो पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। स्टीफन है, टी.एच. ग्रीन है, विलियम मिडलैंड है और जॉन रॉल्स है। तो न्याय के क्षेत्र में संविदा सिद्धांत देने वाले जॉन रॉल्स हैं। ऑप्शन जो है बी डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो रॉल्स थे, इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया और इन्होंने जो है इनका जो वितरणात्मक न्याय है रॉल्स का, तो उसका संबंध किससे है? प्रक्रियात्मक न्याय से है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वितरणात्मक न्याय, रॉल्स का न्याय कैसा है? तो वितरणात्मक है। यदि वहां प्रक्रियात्मक है तो वो भी राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। तो वो भी ध्यान रखेंगे, वितरणात्मक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है और ये इनका जो है न्याय के क्षेत्र में क्या है? संविदा सिद्धांत भी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बस ये अज्ञानता के आवरण की बात करते हैं, ये सारी जो है, और इनका न्याय कैसा है? सामाजिक है। ठीक है, जो व्यक्तिवादियों से अलग हट करके इनका न्याय जो है सामाजिक है, यानी कि पूरे समाज की चिंता करता है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जॉन रॉल्स की। और इनकी पुस्तक कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ, ये भी आप देखेंगे, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनके बारे में इतनी अगर आपने नॉलेज रख ली तो क्वेश्चन यहीं से फंस जाना है। कॉन्सेप्चुअल जो है तो वो आपको इनको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या बातें इनकी हैं। तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा अभी तक पीजीटी टेबल पे। जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? जस्टिस सब लैटिन शब्द दिया गया है। ऑप्शन है गुनगेरे और जस, और बी है जस्टिनियम, सी है
जुडिकेचर और डी है कौन सा है, जस्टिस है। तो जस्टिस शब्द जो है लैटिन भाषा के गुनगेरे और जस शब्द से लिया गया है, जिसका आशय होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके। ठीक है, तो ये इसका है। प्लेटो प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया था, और रॉल्स ने न्याय को उत्तम समाज का प्रथम एवं अनिवार्य गुण माना है। तो रॉल्स ने क्या किया है, देखो इनके उसमें जो है इतनी सारी बातें बताई, तो एक और इसमें जोड़ लीजिए कि ये गुड सोसाइटी की, उत्तम समाज यानी गुड सोसाइटी की बात करते हैं, और उत्तम समाज में क्या है, न्याय जो है प्रथम गुण है। क्या बोला है इन्होंने, न्याय प्रथम या फिर अनिवार्य गुण है, कुछ भी आ सकता है। अनिवार्य गुण माना है किसको, किसी भी समाज में, यानी कि उत्तम समाज में न्याय जो है प्रथम गुण है। देखो एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली कि वितरणात्मक न्याय की बात अगर हो रही है, और क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किसने वितरक न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, अरस्तु ने बोला है कि जो जिस रेशियो में व्यक्ति समाज में मतलब राज्य में अपना योगदान देता है राज के कार्यों में, उसी व्यक्ति में राज उसको पद और सोपान देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, वितरणात्मक न्याय है, इसी को न्याय बोला था। और जो है अरस्तु ने सबसे पहले वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि वितरणात्मक न्याय जो है रॉल्स से भी संबंधित है, लेकिन सबसे पहले अरस्तु ने इसको प्रतिपादित किया था, वो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और अरस्तु के अनुसार क्या है, पद सोपान, ये तो एक इनके स्टेटमेंट में आ जाता है पद सोपान, लेकिन अगर अलग से पूछता है तो क्या हो जाएगा कि सम्मान और संपदा, सम्मान और संपदा, इन दो चीजों को इन्होंने जो है, इन दो चीजों के लिए जो है वितरण यानी न्याय की बात की है, इन दो चीजों की वितरण की बात की है। कौन कौन सी, संपदा यानी कि संपत्ति, धन, वेतन, और दूसरा सम्मान। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, और इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इन्हीं सेंटेंस घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। चलिए देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20, ये तो हमने देख ही लिया था। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के ये गुनगेरे और जस से बना है, एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया था, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस डी टॉकविले ने जोर देकर कहा है कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं। तो बिल्कुल ये दोनों जो है फेमस विचारक हैं जो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये राइट है आपका। फिर अगला क्या कह रहा है, कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी महान हो या ऐसा सोचता हो, स्वयं को कानून के ऊपर घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि वह मनमानी शासन के समान होगा। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है कि मार्क्सवादी परंपरा को यह दावा किया जाता है कि वह सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात सभी मनुष्य जानकर, जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। सभी मनुष्य जानकर, जानबूझकर जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। ठीक है, आगे डी क्या कह रहा है कि सकारात्मक समानता विशेषाधिकार की समाप्ति से जुड़ी है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है कि अवसर की उपलब्धता। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन ये डी है, ये आपका यही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक समानता क्या है, जो सकारात्मक समानता है ये क्या है कि विशेषाधिकार की समाप्ति से जुड़ी है। ये जो नकारात्मक समानता का अर्थ है अवसर की समानता, तो ये राइट नहीं है, ये भी सकारात्मक का ही है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए रॉन्ग होगा। और बाकी के तीनों जो हैं आपके राइट हैं। और आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी, यहाँ सी में है तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई भेदभाव किया जा सकता है, राज्य और राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या फिर डी कह रहा है कि बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें क्या है कि सबके विशेषाधिकार ये और जो भी चीजें हैं, जो अन्याय भेदभाव है, इन सबको हटा करके क्या किया है कि जो इनके अधिकारों हैं, व्यक्ति के नागरिक के अधिकार हैं, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। ठीक है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 क्या कह रहा है
इस सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, और ये कह रहा है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो ये जो है सामाजिक न्याय का यही तात्पर्य है कि सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं वो समाप्त होते हैं, चाहे जाति, रंग और ये जो धर्म, लिंग आदि पर ये क्या है सुविधाएं जो दी जाती हैं, यानी कि ये उच्च वर्ग के हैं, ये गोरे लोग हैं, तो इनको अच्छी-अच्छी सुविधाएं दे दो, और जो काले हैं या फिर निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के नहीं है, उनको मतलब कैटेगराइज किया गया है, तो उनको जो है निम्न कोटि की सुविधाएं दी जाएं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, भेदभाव खत्म हो जाए और सभी प्रकार के भेदभाव खत्म हो, और जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सुविधाएं दी जाती हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो वो भी समाप्त हो जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो ये काफी फेमस है, ठीक है। अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस, मैकियावली। तो ये थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ठीक है। और प्लेटो क्या कहते हैं कि जो न्याय जो है किसी भी समाज का सद्गुण है, सर्वप्रथम गुण है, ऐसा मानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। तो अभी तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने जो है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, ये भी बता दिया है ना। इनका क्या है, शुद्ध प्रक्रियात्मक, इनका न्याय कैसा है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है, इन्होंने संज्ञा दी है अपने न्याय को। फिर इनका न्याय सामाजिक न्याय से सरोकार रखता है, व्यक्तिगत जो है जैसे जो व्यक्तिवादी हैं उनकी तरह किसी व्यक्तिगत न्याय से नहीं। सामाजिक न्याय यानी कि जिस तरह के निर्णय में पूरे समाज के सभी वर्गों का हित हो रहा हो, और यानी कि जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, इनके न्याय का ये है कि जो सबसे पीछे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले हैं, उनको जो है सुविधा सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो इनका जब में पढ़ेंगे तो ये बातें इनकी आती हैं। तो इनका सामाजिक न्याय से, इनके न्याय का सरोकार किससे है, सामाजिक न्याय से है। यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था अरस्तु के द्वारा, गार्डविन के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, या फिर रॉल्स के द्वारा। तो वही बात आ गई, हमने इनके बारे में पहले बता दिया कि जो वितरक न्याय है, इसका इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अरस्तु के अकॉर्डिंग जो वितरणात्मक न्याय है, इसमें जो ये वितरक न्याय है, ये मुख्यतः सम्मान और संपदा से संबंधित है। तो कोई ये सेंटेंस आ जाता है किसके द्वारा जो है न्याय, वितरक न्याय जो है सम्मान और संपदा से मुख्यतः संबंधित है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो अरस्तु के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसी टाइप का सेंटेंस आ गया जिसमें सम्मान और संपदा जो मेन क्या है वितरणात्मक न्याय के से संबंधित है। सम्मान यानी कि जो मान सम्मान होता है, और संपदा यानी कि धन संपत्ति, वेतन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करेंगे, क्योंकि जब बहुत लंबी वीडियो देती हूँ तो उसमें क्या है, लोग उसको मतलब बोर होते हैं और कम देखते हैं। तो अभी मैं जो है क्वेश्चन ज्यादा वीडियो दूंगी, बट छोटी-छोटी दूंगी, ताकि आप लोग उसको कंप्लीट करें और कंप्लीट करके पूरा उसको ग्रैस्प करने की कोशिश भी करें। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से ऐसे ही कंटेंट अच्छे-अच्छे निकलते रहते हैं, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। कमेंट करें कि आपकी जो ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या इसमें जो है दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए। जो भी आप समझते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पक्का पढ़ती हूँ, और जो ज़रूरी होता है उसका रिस्पॉन्स भी करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। जल्दी हमारा नेक्स्ट कुछ ही घंटों में दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। तो इस सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा कर के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियोज़ आपको हमें कोई भी वीडियोज़ हमारी जो है स्किप ना हो पाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।